खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, उम्मीद है कि आप रूबसेहत होंगे और अपने मशगूलियात ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आप महव हो जाएंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत हो गई है। चाय की चुस्कियाँ भी आप ले रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे बाहर जाने की, और हम कोशिश करेंगे कि आप हमारा साथ दें। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपको फटाफट से देश दुनिया की खबरें आपके सामने रखें। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपके साथ बात गुफ्तगू करें, ग्राउंड ज़ीरो पर भी लिए चलेंगे, ताकि आपको ज़मीनी सूरत हाल से पता लगे कि क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की सियासत के अंदर। सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल ये भी बताते चले कि प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताते हैं कि माजी के अंदर, आज के दिन के अंदर क्या कुछ है, और माजी की बात आपको बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछ है। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज के दिन यानी कि क्या हुआ है 30 अक्टूबर, आलमी सतह पर आज कुछ वाक़ात हुए हैं, और वाक़ात क्या है उस हवाले से हम आपको बताएंगे। यानी कि 30 अक्टूबर आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है बताएंगे। सबसे पहले कि 30 अक्टूबर 1611 में गुस्ताफ दूम 17 साल की उम्र में स्वीडन का बादशाह बना है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1961 में रूस ने हाइड्रोजन बम धमाका किया है, जिस पर आलमी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। और साथ ही साथ आज ही के दिन 1905 में जर्मनी की केमिकल कंपनी बायर ने नज़ला, जुकाम और बुखार में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिन बनाई है, यानी कि दवा बनाई है। और साल 2008 में आज ही के दिन गुवाहाटी, आसाम के कई इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाकों में 66 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। वो आज ही का दिन था 30 अक्टूबर जब ये वाक़ा पेश आया है। और आज ही के दिन साल 2013 में तेलंगाना के जिला महबूब नगर में बस में आग लगने से 44 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 1974 में मशहूर गजल और ठुमरी गुलकारा बेगम अख्तर का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 30 अक्टूबर 1974 में मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन को शिकस्त देकर वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग टाइटल जीता है। वो आज ही का दिन था जब मोहम्मद अली ने ये टाइटल अपने नाम कर दिया है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि खबरों का पिटारा खोलेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से, जो गैर मुल्की दौरा उनका शुरू हो गया है और आज और कल रात किस तरीके से चली है, तो सबसे पहले बात उसी से करते हैं। यानी 16वें G20 लीडरों का इजलास, G20 इजलास आज मुनक्किद होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म यूरोपियन यूनियन के लीडरों के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, और यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकात की जो बातें सामने आ रही हैं, इसमें दो तरह की मुलाकातें हुई। एक तो G20 समिट के अंदर जो मुल्क हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू होना है। कल कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, और आज ये भी तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के सबसे बड़े पेशवा पोप फ्रांसिस के साथ भी आज मुलाकात जो है वो करने जा रहे हैं। और ये पोप के साथ मुलाकात वेटिकन के अंदर होनी है। इंतहाई अहम मुलाकात इसे माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के दौरे पर पहुंचते ही जुमे के रोज़ यूरोपियन काउंसिल के सदर और यूरोपियन कमीशन के सदर के साथ मुलाकात की है। यानी दो मुलाकातें बैक टू बैक हुई है। और इन मुलाकातों के दौरान बाहमी इश्तराक से लेकर कोविड से लेकर दुनिया भर को दरपेश मुश्किलात और मामलात से बाखबरी जो है वो ली गई है। और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने जो बयान जारी किया उसमें यह साफ कर दिया गया है कि मोदी ने अपने पहले सरकारी प्रोग्राम में यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के सदूर से मुलाकात की है। और इन लीडरों ने भारत और यूरोप के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और लोगों के दरमियान राब्ते की हौसला अफजाई के लिए के सिलसिले में गुफ्तगू की, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर में और ज़्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिले। सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोपहर जो है वो महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाहे अकीदत पेश करेंगे। आज के दिन में यह जनाब आज होना है ये। और शाम की तकरीबन 5 बजे इटली
कि वज़ीर आज़म के साथ भी उनकी दो तरफा मुलाकात जो है वो मुतवक्को बताई जा रही है। और दफ्तर खारजा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक डिटेल बयान भी जो है वो इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि पोप के साथ मुलाकात वज़ीर आज़म की होनी है और इस मुलाकात को लेकर भी एक तफसीली खाका आपके सामने रखेंगे जी, क्योंकि इससे कबल कई वज़ीर आज़म जो है वो पोप के साथ वेटिकन के अंदर मुलाकात कर चुके हैं। भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू वो पहले मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जब दौरे पर थी बहसती वज़ीर आज़म तो वेटिकन चली गई, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात पोप के साथ की है। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद आई के गुजराल साहब चले गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1-to-1 वहाँ पर मुलाकात की थी पोप के साथ वेटिकन के अंदर। और उसके बाद अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं और सबसे पहला दौरा जो था वो 1955 के अंदर हुआ था, जब नेहरू ने साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने पोप +11 के साथ मीटिंग की थी और उसके बाद ये मीटिंग का सिलसिला जो है वो आज तक जारी रहा। लेकिन इस बीच सन 1999 का वक्त था, 99 या 98 प्रॉब्ली, यही 2 साल थे जनाब। इसमें पोप का दौरा जनाब भारत था, लेकिन इंतहाई एक दिलखराश वाक़या सामने आया जब पोप के दौरे को लेकर इंतहाई ज़बरदस्त एहतजाज किया गया VHP की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, और पोप को कहा गया कि वो माफ़ी मांगे। कुछ इस तरीके के मामला भी यहाँ पर आए थे। बहरहाल उसके बाद तलखियाँ भी देखने को मिली थी, लेकिन अब दौरा जो है वो हमने आपके सामने रख दिया कि बैक टू बैक मीटिंग्स हुई है। आज गांधी के मुजस्मे पर जाएंगे, गुलाह अक़ीदत पेश करेंगे, वेटिकन में जाकर मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद आलमी लीडरों के साथ आज मुलाकात भी होगी। ये G20 समिट जब होगी तो क्या सिर्फ इक़्तिसादी सूरत हाल और इन सभी मामलों पर गुफ्तगू होगी? नहीं, ज़राया का मानना है कि इस समिट के दौरान भी अफगानिस्तान का मामला जो है वो छाया रहेगा। कल भी वज़ीर आज़म ने जब मुलाकातों का सिलसिला रखा तो उसमें उन्होंने बरसगीर की मौजूदा सूरत हाल और दुनिया को दरपेश चैलेंजों के साथ साथ अफगानिस्तान को भी ज़ेर बहस लाया है। और यही वजह है कि आज भी जब G20 का इजलास होगा तो माना जा रहा है कि इस इजलास के अंदर भी बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीकों से अफगानिस्तान की सूरत हाल को टो किया जाएगा, वहाँ तक जाने की कोशिश की जाएगी, सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा और आलमी लीडरों को जो दरपेश मसाइल है उनको कैसे निपटा जाए इस पर गुफ्तगू जो है वो आज हो सकती है। तो ये थी G20 इजलास के हवाले से खबर। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मुल्क के अंदर आज ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं। जी हाँ, 32 नशस्तों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें से ज़मीनी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा आज का अगर मुद्दा रहेगा वो तो या तो महंगाई रहेगी, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और दीगर कीमतों में इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ जो किसानों का मामला है वो भी आज ज़ेर बहस रहेगा और साथ ही साथ उस पर भी आज किस तरह के वोट डाले जाएंगे उस पर भी देखा जाएगा। और नवंबर 2 को जब ये वोट शुमारी होगी तो देखेंगे तो कौन जीतेगा और किसके हक में जो है किसके सिर पर सहरा बनेगा। आज जो होने वाले जो ज़मीनी इंतखाबात है वो वेस्ट बंगाल के अंदर होगा, हरियाणा, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। जनाब वाला ज़मीनी इंतखाब जहां असेंबलीज के लिए हो रहे हैं, वहीं पर लोकसभा 3 लोकसभा नशस्तों के लिए भी आज ज़मीनी इंतखाबात जो है वो हो रहा है। और किसानों के मामले से लेकर प्राइस राइज और दीगर मामले जो है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन चला है, ये सारी चीज़ें जो है वो बुनने की कोशिश की हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से। और अब देखना होगा कि आज जब वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू है, इसका असर दिखेगा जी 2 नवंबर को, जब ईवीएम्स को खोला जाएगा और पता लगेगा कि 32 नशस्तों पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर आई, कांग्रेस ने कमबैक कहां पर किया और दीगर जमातों ने किस तरीके से कमबैक किया होगा। और सबकी नजरें 3 लोकसभा नशस्तों पर भी रहेंगी। और ये जो 30 नशस्तें हैं बड़ी दिलचस्प है। ये जैसे गौहर ने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट बंगाल जहां पर ममता बनर्जी ने कमबैक किया है, लेकिन आज एक बार फिर बीजेपी और ममता के बीच में टक्कर हो रही है, वहां पर वोटिंग का अमल जो है जारी है। हरियाणा की सियासत कुछ अलहदा आई है, यहां पर क्या कुछ होगा ये भी देखने लायक होगी। यहां पर किसानों का कितना असर इन सीटों पर रहेगा वो देखने वाली बात होगी। बिहार के अंदर लालू की अपील किस तरीके से रंग लाएगी और क्या यहां पर कमबैक बिहार के अंदर लालू की जमात का होगा, एक बड़ा सवाल है। बदरुद्दीन अजमल असम, उनकी किस्मत भी दांव पर लगी है, उनकी जमात भी आज मैदान के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वजीर बराए इतलात
जो है उनकी, अगरचे वो बराह रास्त निशस्त में इलेक्शन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कैंपेनिंग का असर कितना होगा उसका भी आज इंतखाब जो है वो अवाम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव इंतहाई दिलचस्प है। कांग्रेस कमबैक की पोजीशन में, और आपको हमने पिछली बार बताया था कि एक महीने में 98 रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई थी। वो असरअंदाज कितनी होगी? महाराष्ट्र की सियासत जो पिछले कई दिनों से चल रही है शाहरुख खान और दीगर मामला को लेकर, वो कहां की ओर जाएगी, ये भी काफी दिलचस्प होगा। कर्नाटका, तेलंगाना, यहां पर कमबैक कर पाएंगे जनाब असुद्दीन ओवैसी या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर भी बीजेपी का मुकाबला बराह रास्त कांग्रेस से ही होना है। तो ये सारी चीजें हैं जी जहां पर आज बाई इलेक्शंस हो रहे हैं मुल्क के अंदर, और 2 तारीख का इंतजार करना होगा जब इन बाई इलेक्शंस का नताइज हमारे सामने आएंगे और पता लगेगा कि किस तरीके से अवाम ने अपना मन बनाकर वोट किया होगा। और इस 32 सीटों की बाई लाइन को जब आप देखेंगे, जब आप इसको बेस लाइन बनाएंगे, तो इसका असर आने वाले चुनावों पर आप सीधा देखेंगे, क्योंकि अगले साल वस्त तक, यानी अगले साल के मार्च तक 3-4 रियासतों के अंदर चुनाव होने हैं, और उसका असर जो है वो वहां पर साफ दिख सकता है। तो ये तो थी जनाब बाई इलेक्शंस के हवाले से बात। फटाफट से बढ़ते हैं आगे, बात जरा आपको अफगानिस्तान की बताते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को अगर तालिबान इंतजामिया को अगर अभी किसी ने भी बराह रास्त तस्लीम नहीं किया है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके सफीरों की तैनाती का अमल उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, अफगान तालिबान ने सफारती सरगर्मियों का आगाज किया है। पहले ही तालिबान ने अब पाकिस्तान में अफगान सफारत खाने के नए नाज़िमुल उमूर का तकर्रुर कर दिया है, और मोहम्मद शकीब को पाकिस्तान में अफगान सफारत खाने का नाज़िमुल उमूर तैनात किया गया है। ये बाज़ाब्ता तौर पर कल ऐलान किया गया है, और इस सिलसिले में कोयटा और पेशावर के अफगान कौंसल खानों के लिए भी अफगान सफारतकार किए गए हैं मुकर्रर। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को अगरचे तस्लीम अभी तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी तालिबान ने पाकिस्तान में अपने जो है सफारत खाने खोल दिए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से सफारती ताल्लुकात जिस तरह से धीरे धीरे अब इसी हवाले से शुरू होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में भी देखा जा सकता है कि क्या जिस तरह से अफगान के हमसाया ममालिक या ईरान ने 2 रोज़ कबल ही एक वज़राए खारजा का इजलास बुलाया है, उसके बाद ही अब माना जाता है कि चीन भी बुलाएगा एक इजलास। उसमें जो हमसाया ममालिक है, क्या वहाँ पर भी तालिबान अपने सफारत खाने खोल देंगे और सफारत खाने के हवाले सफारतकार भी वहाँ पर तैनात किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर अभी तक किसी मुल्क ने उन्हें तस्लीम नहीं किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी दुनिया के सामने अपनी कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पाकिस्तान के अंदर तालिबान का सफीर होना, या वहां पर जिन्हें नामजद किया गया है डी अफेयर्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो सफीर थे जी वो अशरफ गनी की लेड हुकूमत के अंदर वहां पर थे, और उन्हें जब नजीबुल्लाह को उनकी बेटी को जब अगवा किया गया था, तो उसके बाद उसे कॉल बैक किया गया था एहतजाजन। और आज का मामला ये है कि अब नई इंतजामिया ने नए आदमी को वहां पर भेज दिया है, नंबर 1। और पाकिस्तान के लिए सफ़ीर का होना मतलब ये भी होता है, क्योंकि लाखों अफगानी पनाह गुज़ीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, वापस अफगानिस्तान से कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं। तो शायद ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि कहीं पर नहीं तो सबसे पहले अफगानिस्तान का सफ़ीर जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर देखा है, अगरचे पाकिस्तान इंतज़ामिया ने अभी अफगानिस्तान की इंतज़ामिया को या अफगान तालिबान को बराह रास्त तस्लीम भी नहीं किया है। तो ये तो जनाब बात थी सरहद के उस पार की। अब जरा शुरुआत करते हैं इधर की एक और खबर से, और इंतहाई अहम खबर आपको बताते हैं। मनरेगा स्कीम, ये वो स्कीम है जो कांग्रेस के टेन्योर में शुरू की गई। मौजूदा दौर के अंदर इस स्कीम के खदुखाल को बदलाया गया और जमीनी सतह पर उतारा गया। कहा गया कि घर घर और गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाने में मनरेगा का एक अहम रोल है, और देखने को भी ये मिला था। लेकिन अब जो बड़ी खबर जरा से हमारे पास सामने आ रही है कि मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए मरकजी हुकूमत के पास उतने रकूमात नहीं है, यानी बजट एलोकेशन माइनस में चला गया है, और 21 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें वाजिबुल अदा नहीं दिया गया। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो है वो सामने आ रहे हैं, और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जितनी रियासतें हैं उनकी तरफ से आर्टिफिशियल डिमांड्स को पैदा किया गया, यानी अगर कहीं पर सिर्फ 1 लाख की जरूरत थी उसको 15 लाख कर दिया गया, और हजारों करोड़ रुपया जो आर्टिफिशियल डिमांड कर दी गई
उसकी वजह से इस स्कीम पर बुरा असर पड़ रहा है। और इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि इस पूरे मामले की गहराई को समझा जाए। और जहां तक दो चीज़ें मैं साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे कि सुसाइड रेट भी कम हुआ है और सुसाइड रेट को लेकर रिपोर्ट आई है, वो मैं थोड़ी देर में आपके पास रखूंगा। लेकिन पहले ये जो मरकज की फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हमारे वजूद में लाई गई थी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, एक बजट एलोकेशन इसमें रखा गया था। बजटरी एलोकेशन होने के बावजूद भी अब जो खबर सामने आ रही है कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये जी नेगेटिव बैलेंस में चला गया है और 8,686 करोड़ रुपए नेगेटिव बैलेंस जो है वो दिखाया जा रहा है, मनफी दिखाई इतना कर्जा जो है वो चढ़ा है ये 8,686 करोड़ रुपए का। और ये मरकज का मानना है कि जनाब रियासती इंतजामिया जो है वो फॉल्स प्रोजेक्शन करती है, आर्टिफिशियल डिमांड सामने रखती है, जिसकी वजह से बुनियादी सतह पर ये सारा बजट जो है वो बिगड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये जो स्कीम थी ये बराह रास्त गाँव देहात के लोगों को रोजगार फराहम करती थी और इससे कहीं ना कहीं राहत भी देखने को मिली थी और उस राहत का असर भी सामने आया है। किसानों के अंदर इक़दाम खुदकुशी या खुदकुशी की वाक़यात को लेकर भी एक रिपोर्ट जो है सामने आई है। और अब यह बात सामने आई है कि एग्रीकल्चर शोबे के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं 2020 में 18% से बढ़कर 18% से ज़्यादा बढ़े हैं इनके जनाब अटेम्प्ट टू सुसाइड नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के हिसाब से। ताहम जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं और वो काम करते हैं और पेंडेमिक के बावजूद भी यहाँ पर सुसाइड रेट जो है वो कम हुआ है। यानी दो तरह की बातें आई हैं। एक जो मजदूर काम कर रहा है उसने सुसाइड रेट थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि उसको पैसा मिला नहीं, न तो मनरेगा से पैसा मिला और न कहीं और से मिला पेंडेमिक की वजह से। लेकिन जो किसान था उसकी सुसाइड रेट में कमी आई है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड बताता है। इसके पीछे की वजह क्या है कि जो बर वक्त वज़ीर आज़म की तरफ से मालियाती ताउन किया गया किसानों को, माना जरा कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जो है वो ज़रूर है। और जिस तरीके के बाज़ार के अंदर खपत चली बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, वो माना जरा कि थोड़ी सी बेहतरी जो है यहाँ पर आई है। तो दो तरह की बातें मनरेगा को लेकर, और इस मनरेगा स्कीम का बुरा असर कहाँ पर पड़ा, मजदूर पर पड़ा, सुसाइड रेट बढ़े हैं। लेकिन किसानों के सुसाइड रेट में काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो देखने को मिली है। ये रिपोर्ट का खुलासा जो है वो पेश किया गया और माना जरा कि अब हंगामा होगा जिस पूरी खबर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, क्योंकि सरमा का इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है और बहुत जल्द लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से समरी जो है वो जारी की जाएगी। चलिए, तो ये थी मनरेगा के हवाले से खबर। खसारा चल रहा है, मनरेगा स्कीम जो है लॉन्च की गई, इस सिलसिले में जो खसारा चल रहा है आने वाले वक्त में जिस तरह से 8,686 करोड़ का माइनस यानी कि नेगेटिव में चल रही है, खसारे में चल रहा है, इस सब पर रिपोर्ट सामने आई थी। साथ ही साथ किसानों के हवाले से जो जिस तरह से खुदकुशी की जा रही है उसमें 18% इजाफा हुआ है। बढ़ते आगे अब जरा जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से जो गुज़िश्ता महीने एक फैसला लिया गया था, उस फैसले की कल इस हवाले से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है। 76 सरकारी इमारतें, सड़कें और स्कूल अब अहम शख्सियात के नाम मंसूख करने का फैसला लिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर कल इस हवाले से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है। तालीम, अदब, मौसीकी के माहिरीन और पुलिस और फोर्सेज एहलकारों के नाम जो है वो अब उन्हीं से मंसूख किए जाएंगे। तब्दील होगा जिन इमारतों पर नाम अब तब्दील होगा। पहले ही इस सिलसिले में एलजी इंतजामी की जानिब से एक फैसला लिया गया था, अब बाज़ाब्ता तौर पर इस पे जो है हुक्मनामा भी जारी किया गया है। ऐसे 76 सरकारी इमारतें निशानदी हुई हैं जिनका नाम अब तब्दील होगा। जम्मू के अंदर वादी के अंदर अगरचे 25 हैं और जम्मू में 51 सरकारी इमारतें ऐसी है जिनका नाम अब तब्दील होगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नरों और सूबाई कमिश्नरों को भी हिदायत दी गई है। सूबाई कमिश्नरों को की निगरानी में और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर को तकारीब का एहतमाम करने की हिदायत दी गई है। ये कल शाम ये इंतजामी की जानिब से हुक्मनामा जारी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया ने उस कदम को और ज़्यादा बेहतरी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला लिया जिसमें माजी में भी कुछ नाम तब्दीलियां की गई और अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल, कॉलेज और शहराओं के नाम तब्दील होंगे और कौमी खिदमात देने वाले या मुल्क की सलामती के लिए जान निछावर करने वाले लोगों और शहीदों के नाम पर
इन कॉलेजों, स्कूलों और शहराओं का नाम तब्दील किया जा रहा है और 76 नाम जो है वो कल सामने आए हैं, जिनमें कुछ स्कूलों के नाम भी तब्दील किए गए हैं। और जब भी आप तब्दीली की बात करते हैं तो सूबाई कमिश्नरों को कहा गया है कि वो सभी डिप्टी कमिश्नरों से कहें कि जो नाम तब्दील किए गए हैं उन तब्दीली नाम के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इक़दाम किए जाएं और साथ साथ अगर उनके गांव देहात के अंदर कोई और फहरिस्त के अंदर नाम रह रहा है जिसका नाम अभी तक नहीं आया है तो उस सिलसिले में भी कार्रवाई को तेज़ किया जाए। अब जो नाम मैं कुछ नाम गिनवाऊंगा जी, बड़े इंपॉर्टेंट है नाम जो बदले गए। गवर्नमेंट ऑडिटोरियम जो है उसका नाम अब मारूफ सिंगर राज बेगम के नाम पर रखा गया है। पद्मश्री अवार्डी थी वो, उनके नाम पर जो है वो रखा गया। 3 गवर्नमेंट कॉलेज जो श्रीनगर के हैं उनका नाम भी 3 बड़े हस्तियों के नाम के साथ जोड़ा गया है। नॉवेलिस्ट थे जी अख्तर मोहिउद्दीन साहब, एक कॉलेज का नाम उनके नाम के साथ मंसूब किया गया है। और मोतीलाल कीमू साहब का नाम सामने आया और मोतीलाल साकी, ये 3 बड़े कलमकार थे जिनके नामों पर कॉलेजों को जो है वो मुतारफ़ कराया जाएगा, कॉलेजों के नाम तब्दील किए जाएंगे। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अभी इनका नाम जो साहित्य अकेडमी अवार्डी जो है प्राण किशोर कौल, अब ये प्राण किशोर कौल के नाम के साथ मंसूब किया गया है। और गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज जम्मू का नाम भी इसी तरीके से जो है वो तब्दील किया गया। और जो डोगरी शायरा है सचदेवा जी, उनके नाम के साथ जो है वो मंसूब किया गया। तो इस तरीके से सरकार ने अदब से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी खिदमत को भी याद रखा है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जवानों ने जहाँ जहाँ पर अपने खून की शहादतें पेश की हैं उनके नाम को उनके नाम से भी स्कूलों, कॉलेजों और शहराओं का नाम जो है वो तब्दील किया है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इन सभी लोगों के खिदमत को याद रखा जाए और हिस्ट्री में इनका जो बलिदान है, इनका जो जिस तरीके से इन्होंने सेक्रीफाइसेस की हैं उस सेक्रीफाइस को आने वाली नस्लें भी याद रखें, इसलिए जी ये फैसला जो है वो लिया गया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कई नाम तब्दीलियों के अहकाम जारी किए थे और अब नए सिरे से 76 की फिगर जो है वो कल रात देर गए GAD डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। तफसीलात आप पढ़ सकते हैं GAD पर भी, और अगर वहाँ ना मिले तो हमारे अवामी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर पर ज़रूर आइएगा या इंस्टाग्राम पर आइएगा, जहाँ पर आप ये सारी फहरिस्त जो है आसानी के साथ अवेलेबल है और आप पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। बात जब जम्मू कश्मीर की शुरू हो गई है तो आपको बताते हैं सरहदों का हाल भी, गोली नहीं अमन की बात करते हैं, क्योंकि DGMOs के बीच बातचीत के बाद आज 8 महीने मुकम्मल हो गए हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पर खामोशी देखने को मिल रही है। और इस अमन का समर जो है वो उन लोगों को मिलना शुरू हो गया है जो सरहदों के पास रह रहे थे, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ LC हो। LC या IB के पास रहने वाले लोगों को ये समर मिलना शुरू हो गया कि इस बार फसलें भी बर वक्त कटना शुरू हो गई हैं और राहत की सांस भी ली जा रही है। इधर अस्कर इजराइल के मुताबिक इन 8 महीनों के दौरान LC मुकम्मल तौर पर खामोश रही। एक इंसिडेंट को छोड़कर जो पुंछ रजौरी के अंदर हुआ है, उस इंसिडेंट को छोड़कर LC पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है और दरअंदाजी की वारदातों में भी नुमाया कमी आई है। फौज की तरफ से दावा पेश कर दिया गया है, यानी अमन का बीज जो आज से 8 महीने पहले दोनों मुल्कों के DGMOs ने मीटिंग के बाद बोया था, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है और सरहदें खामोश है। सरहदों के पास रहने वाले लोग भी मुतमईन और पुरअमन नजर आ रहे हैं और उनकी अपील है कि इस अमन को दायमी किया जाए, यानी कंप्लीटली इसका एनफोर्समेंट हो ताकि मुस्तकबिल के अंदर भी और आने वाले नस्लें भी अमन के साथ रह सके। अमन की बात हो रही है तो सीधे चलेंगे जी उड़ी, जो सबसे ज्यादा गर्म रही है। और उड़ी में इस वक्त हमारे साथ मकामी सरपंच शब्बीर अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और फिर हम चलेंगे सांबा, जहां से ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर से। यानी एक तरफ से हम LC की खबर आपको बताएंगे और एक तरफ से आपको IB की खबर बताएंगे। सबसे पहले शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
एलसी से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उड़ी या इस पूरे बेल्ट को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं तरीके से सुर्खियों में रहता था। फायरिंग की वजह से लोग परेशान थे, धमाकों की वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई थी। अब आज 8 महीने पूरे हो गए हैं, माहौल में कितना बदलाव आपको दिखता है? क्योंकि आप हमसे ज्यादा इसको महसूस कर सकते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहाँ जो पिछले 8 महीने से सीज फायर जो है उसकी वजह से यहाँ पे लोगों में खुशी है। और आप जानते हैं कि यहाँ के जो हालात होते हैं, जब भी सीज फायर वायलेशन होती है या यहाँ पे गोलाबारी होती है तो यहाँ बड़े नुकसानात होते हैं। यहाँ के जो आम आदमी है, हम लोग जो है बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किलात में कटती है। जब फायरिंग होती है हमारे नौजवान चले जाते हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ 2-3% ऐसे लोग हैं जिनकी टांगे और बाजू नहीं है जी। तो अभी हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और ये चीज हमेशा के लिए हो जाए। अगर अमन हो जाए, शांति हो जाए तो हमारे लिए इससे बढ़ के जो है बड़ी खुशी नहीं होगी। शब्बीर साहब, अक्सर हम देखते थे जब जमीन पर आप जाते थे, खेतीबाड़ी के लिए जाते थे और फसलें तैयार होती तो सबसे ज्यादा टेंशन उस वक्त देखने को मिल रहा है। इन 8 महीनों के अंदर तरक्याती मंसूबे किस तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि वो भी लगातार जद में आते थे, काम नहीं हो पाता था। किस तरीके की फिजा आप देख पा रहे हैं वहां पर तरक्याती माहौल पर? और इस बार क्या जो फसलें थी आराम के साथ ही सब कुछ चल रहा है, दोनों तरफ से कॉपरेट किया जा रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से चल रहा है और हमें इतना फर्क पड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी जो फसलें हैं बॉर्डर के ऊपर, हम लोग कभी भी फसल काट नहीं पाए। बोते तो थे लेकिन काटने के समय हम लोग काट नहीं पाते थे क्योंकि गोले पड़ते थे और कभी कभी जो गोले मिस हो जाते हैं वो फटने का खतरा होता था, कहीं जाने हमारी उसकी वजह से चली गई। तो आज हम बड़े खुश हैं और आज 100% जो लोग हैं बॉर्डर के ऊपर वो शांति से अपनी फसलें संभाल रहे हैं और अपने जो विंटर्स का जो कोटा है, बच्चों के लिए जो राशन होता है वो जमा कर रहे हैं, क्योंकि अभी शांति है और हम इस शांति के साथ बहुत खुश हैं। अच्छा जी, एक आखिरी चीज, इस अमन को दायमी बनाया जाए। लगातार ये आवाजें एलसी से आ रही है, आईबी बॉर्डर से आ रही है, तो आप चूंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आप सारे हालात और वाक़ात को जानते हैं, क्या मुस्तकिल तौर पर खामोशी हो? जी हाँ, हम तो चाहते हैं बिल्कुल हमेशा के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है आपने आपस में जो है वो अगर एक दोस्ताना ताल्लुकात करें, दोस्ताना ताल्लुकात रखे तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बॉर्डर एरिया पर, जो सिविलियंस हैं और हमारी फौज भी है, वो भी तो इंसान ही होते हैं। तो सब लोग शांति में रहेंगे, उनकी जानें बचेंगी और लोग महफूज रहेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। आप नहीं सर, आपको क्या बोलूं, मैं आपका बहुत थैंक्सफुल हूं क्योंकि हमारे जो गुलिस्तान जो चैनल है हमेशा हमारा 24 आवर जब भी हमें जरूरत पड़ी और हमेशा हमारे जो मसले हैं वो उजागर किए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो आपके चैनल ने हमेशा उजागर किए। आज हम फिर आपकी वसादत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे अरशाद साहब जो बारामूला से हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां यहाँ दी हैं। आप जानते हैं कि जब फायर होता था उस फायर में लाइव वो यहाँ पहुंच जाते थे जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपकी माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर इंडिया और पाकिस्तान को कि अगर यही शांति बने रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ पाएंगे और हमारी जाने भी महफूज रहेंगी। शबीर साहब ज्वाइन करने के लिए। अब जरा, ये तो एलसी की बात थी ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात थी, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और बॉर्डर टेंस रहता है। अब जरा आईबी की भी बात करें, जहां पर गोलाबारी बहुत ज्यादा होती थी और बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा था। मेरे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ऋषि, ज्वाइन करने के लिए। आईबी पर आप लगातार जाते रहे, आईबी के बॉर्डर्स पर और आईबी के लोगों के पास जो लोग वहां रहते हैं वहां उनके साथ लगातार आप मीटिंग्स करते रहे, उनकी मुश्किलों को देखते रहे। अब जब 8 महीने पूरे हुए हैं, 8 महीनों के बाद आज के दिन ऋषि खजूरिया का अपना एक्सपीरियंस क्या है और लोग इन 8 महीनों को कैसे याद कर रहे हैं? देखिए गौरव जी, आपको बता दें कि हमने लगातार बॉर्डर को लेकर अपडेट किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हर एक पल पल का हाल जाना है और हमने वो दिन भी देखे जब बॉर्डर यहां पर लगातार टेंस रहता था और यहां से लोगों को पलायन कर सेफर प्लेसेस पर जाना पड़ता था। लेकिन जब डीजीएमओ लेवल पर मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि सीज फायर
जो है वो मुकम्मल तौर पर किया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं सीज फायर का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो गोलाबारी है अब वो नहीं हो रही है और हालात काफी सामान्य है और लोग भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में डर भी रहता है, खौफ भी रहता है कि पाकिस्तान कब फायरिंग करते हैं, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार इससे पहले भी जब सीजफायर का ऐलान किया जाता था लेकिन उसके ऊपर जो पाकिस्तान है वो खरा नहीं उतरता था। लेकिन एक लंबा वक्त जब वो निकल चुका है, 8 महीने निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर का जो इस समय माहौल है, जो हालात हैं, वो काफी शांतिपूर्वक है। और जब एक लगातार बात उठती थी, जब फायरिंग यहां पर होती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहां पर बंकर्स की हमें सुविधा दी जाए, लेकिन चलिए बंकर्स का काम लगातार चलता रहा, अभी भी लगातार जारी है। लेकिन लोगों का अब जो कहना है वो साफ तौर पर यही कहना है कि ये हालात जिस तरह से बने हैं ये आगे भी इसी तरह से बने रहे, ताकि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें, अच्छे से करें, यहां से उन्हें वो पलायन ना करना पड़े। और यहाँ उनका जो माल मवेशी को नुकसान पहुंचता था वो काफी ज्यादा पहुंचता था, क्योंकि माल मवेशियों के ऊपर ही ये लोग ज्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि गांव देहात का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। तो अब कहीं ना कहीं हमें काफी यहां पर फर्क देखने को मिल रहा है और लोग यही चाहते हैं कि अमन शांति जो है वो दोनों देशों के बीच बनी रहे। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का इंसिडेंट जो वो जरूर सामने आए कि यहां पर घुसपैठ की जो प्रयास है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जरूर देखने को मिले। लेकिन अगर गोलाबारी की बात करें, जो आवाजें गूंजती थी यहां पर लोगों के घरों के अंदर जो वो शेल गिरते थे, वो अब नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि जनाब अवाम भी खुश है और चाहते हैं कि ये दायमी अमन हो, ये आर्जी अमन ना हो बल्कि दायमी अमन हो। इसका असर उन लोगों से पूछिए जनाब, जब रात 3 बजे गोला पड़ता है और रात की तारीखी में वो घर छोड़ के चले जाते हैं और जब वापस आते तो उनका आशियाना तहस नहस हुआ हो जाता था, उनके माल मवेशी जख्मी हुआ करते थे। अगरचे सरकार रिलीफ भी देती थी, लेकिन आपको पता है सरकारी रिलीफ देने और लेने में कितना वक्त लगता है और तब तक उस आदमी की हालत कितनी ख़राब हुई होती है। तो बहरहाल उम्मीद करें कि ये 8 माह तो गुजरे हैं, ये 8 साल के तक रहे और सदियों तक ये सीज फायर जो है वो चलता रहे, ताकि जम्मू कश्मीर के आर पार रहने वाले लोग जो है वो अमन, सुकून और चैन के साथ रह सके। जनाब छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अतफाल के लिए अब एक नया कमीशन मार्जी वजूद में लाया जा रहा है और मरकज इस कमीशन को क्यों बनाने जा रही है, और बड़ी मुद्दतों बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है। वो फैसला है क्या, बड़ा दिलचस्प है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।